नमस्कार। हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। हमारी जीवन की तमाम व्याधियों को लेकर जितने प्रकार के रोग, नए पुराने, नई पुरानी दवाएं, निदान कैसे होता है, समाधान कैसे होता है समस्याओं का, इस पर हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं। आज हमारे साथ हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अनिल पवार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब स्वस्तिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दूदू में सीनियर फिजिशियन है और बहुत वरिष्ठ डॉक्टर हैं। और डॉक्टर साहब से आज हम बात करना चाहेंगे खास तौर पर कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में भी और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में भी, और थोड़ा सा समय होगा तो हम डेंगू पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी आज के समय काफ़ी प्रिविलेंट है, काफ़ी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो नया वेरिएंट आया सबसे पहले ओमिक्रॉन, इसमें और कोरोना के डेल्टा में और उससे पहले वाले ओरिजिनल जो कोरोना का वेरिएंट आया था, वेरिएंट तो नहीं था, वो ओरिजिनल था वो जी सर। तो उनमें क्या बेसिक अंतर क्या है? बीमारी के लक्षण के समाधान, इन सब में क्या अंतर है? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस जो है वो अपने आप में म्यूटेट होता है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है जी। तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है, चाहे ये ओमिक्रॉन है या इससे पहले के जो वेरिएंट्स थे, इनमें बेसिकली इनके जो स्पाइक प्रोटीन्स या इनके जो सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन पाए जाते हैं, उनमें जो चेंजेस आते हैं उनके आधार पर इनका नामांकन किया जाता है। जी। अपन अगर पहले की बात करें तो शुरू की वेव में जो अपने पास में इंडिया में मिला था, उसके बाद में अपने पास जब डेल्टा वेरिएंट आया, डेल्टा वेरिएंट के अंदर इन्फेक्टिविटी एज वेल एज मॉर्टेलिटी, यानी कि उसकी जो इन्फेक्शन होने की जो रेट थी और जो मरीज की जो सफरिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा पाई गई थी। और इसके बाद में अब जो नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन नाम से अभी आया है, जिसका सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के अंदर अपने को उसकी जानकारी मिली थी, अब तक हालांकि देखिए बहुत जल्दी होगा ये कहना, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वेरिएंट के अंदर इन्फेक्टिविटी यानी कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स जो अपने बढ़ रहे हैं वो तो काफ़ी हाई हैं, लेकिन अभी तक इसमें मारक क्षमता इतनी नहीं देखी गई है। मैं फिर से इस चीज़ पे वापस एक बार जोर देना चाहूँगा कि ये कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन फिर भी इवन जैसे अभी राजस्थान के अंदर अपने 9 केसेस पाए गए थे, उनमें से ऊपर वाले की कृपा से किसी भी मरीज़ को कोई ज़्यादा समस्या नहीं हुई और वो सब स्वस्थ होकर के घर लौटे। सो ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 30 से 32 स्पाइक प्रोटीन का वेरिएशन या उसके सरफेस के ऊपर पाने जाने वाले प्रोटीन जिनके आधार पे किसी वायरस को पहचाना जाता है, उसमें चेंजेस आए हैं पुराने कोरोना वायरस के मुकाबले में, और इन्फेक्टिविटी हाई है। बाकी उम्मीद करते हैं कि मॉर्टेलिटी या इसका जो बीमारी के द्वारा जो मरीज के जो परेशान होते हैं वो इसकी जो रेट होगी प्रोबेबली डेल्टा वायरस से कम पाई जाएगी। डॉक्टर साहब, इसमें भी क्या वही फेफड़े इन्फेक्ट होते हैं, वही सांस की दिक्कत आती है, वो तमाम दिक्कतें होती जो कोरोना के असली जो रूप में कोरोना आया था तब हुई, फिर डेल्टा वेरिएंट में हुई? जी सर, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो वेरिएशन आया है वो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन्स में है। बाकी अगर अपन कोरोना वायरस के एक नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज़ को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर लोग, चाहे वो इनिशियल फेज़ में या वेव 1 में थे या वेव 2 में थे, ज़्यादातर लोगों को बुखार, खांसी, जुकाम के रूप में ही उनका प्रेजेंटेशन हुआ था। हालांकि डेल्टा वेरिएंट में कुछ लोग ज़्यादा परेशान हुए, मोर्टेलिटी थोड़ी ज़्यादा पाई गई थी। होता यूँ है कि किसी भी वायरस इन्फेक्शन के बाद में आपकी बॉडी जो है उससे लड़ने के लिए इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रॉम लाती है। ऐसे केमिकल्स शरीर में रिलीज होते हैं जो कि उस वायरस के इंड्यूस्ड डैमेज के कारण बॉडी को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन ये एक तरीके से धारी तलवार होती है। एक तरफ तो वो रिपेयर तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो डैमेज, या अपन आम भाषा में कहते हैं तो कोलेटरल डैमेज बढ़ता जाता है, जिसमें फेफड़े की झिल्लियों का सूजना, खून की नसों में थक्कों का बनना, एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड और एक तरीके से अनकंट्रोल्ड एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम के कारण होता है जी। तो हमने ये देखा कि जो डेल्टा वेरिएंट था उसके अंदर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आई। ओमिक्रॉन के संदर्भ में अगर अपन बात करें, क्योंकि अभी अपने पास में डाटा बहुत कम है, अभी अपन इनिशियल स्टेज में है, तो ये कहना कि शायद ऐसी समस्या ना आए बहुत जल्दी होगा, लेकिन जो अब तक अपन ने देखा है उसमें यही नज़र आया है कि इस तरह की समस्याएं नहीं आनी चाहिए।
डॉक्टर साहब, दवाई सेम है या कुछ परिवर्तन दवा में? सर अभी तक तो देखिए यूएसएफडीए ने या इवन आईसीएमआर ने या सीडीएससीओ जो अपनी इंडिया की जो अथॉरिटीज हैं जो कि रिकमेंड करती हैं, हाँ जी, ऐसा कोई विशेष चेंजेस इन्होंने नहीं बताए हैं। अभी भी जो अपना मेन एम रहेगा, अगर कोई पेशेंट कॉम्प्लिकेट होता है, किसी पेशेंट को समस्या आती है, तो उसमें ऑक्सीजन, स्टेरॉइड्स और जरूरत पड़ने पे हेपेरिन यानी खून को पतला करने की दवाइयाँ यही रहेंगी। हालांकि कुछ मेडिकेशंस अभी बहुत अर्ली फेज में जो अर्जेंट यूज के लिए ऑथराइज की जाती हैं वो मार्केट में आनी शुरू हुई हैं। जिनमें सोट्राविमेब नाम से एक दवाई का एक प्रचलन अभी अभी लेटेस्ट 3 से 4 दिनों के बीच में आया है। लेकिन अगेन मेरा यही सजेशन है कि इस समय जो अपन कोरोना के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का फॉलो कर रहे थे, वही प्रोटोकॉल को हमें इस वाले फेज में भी फॉलो करना पड़ेगा। और रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी बड़ी हल्ला था, जो ब्लैक में बिका खूब कई हजार हाँ में, सर, हाँ रेमडेसिविर वो भी इसके लिए कारगर? सर रेमडेसिविर भी इसके लिए बिल्कुल हमें उसको भी यूज करना है अगर कोई पेशेंट को जरूरत पड़ती है जी। और बाकी अगर अपन देखा जाए तो मैंने एक जो नई दवा का नाम लिया वो भी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी यानी कि जो हल्के सिम्टम के साथ पेशेंट्स आते हैं उन्हीं में ही कारगर है। अगर वो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो ऐसी कंडीशन में फिर जो हमारा कोरोना के लिए जो पिछले डेल्टा वेरिएंट के दौरान या उससे पहले जो हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो किया था सर, उसी को फॉलो करना है। कुछ दवाइयाँ आउट ऑफ जो कहें प्रोटोकॉल हो गई हैं, जिसमें प्लाज्मा थेरेपी जो कि पहले दौर में काफ़ी प्रचलित रही थी, इस बार आईसीएमआर ने उसको आउट ऑफ प्रोटोकॉल कर दिया है। बाकी ऑक्सीजनेशन, इसके अलावा स्टेरॉइड्स और जो हेपेरिन या खून पतला करने की जो दवाइयां हैं वो अपना मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, वही ट्रीटमेंट का बेसिस रहेगा। डॉक्टर साहब, जो 2 बातें हैं, एक तो पहले हम असावधान थे बहुत, जब डेल्टा वेरिएंट आया तब तक भी असावधान थे। जी सर, लॉकआउट था, सब कुछ था, जनता कर्फ्यू था, कभी कभी कुछ कुछ होता, लेकिन फिर भी हम उतने सावधान थे जितने सावधान आज हैं। जी सर। दूसरा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, शुरू में हम तैयार ही नहीं थे। जी सर। तो अब तो हमने जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगा लिए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी है, काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में खड़ा हो गया है। जी सर। तो और हमने लगा लिए 1 करोड़ से 100 करोड़ कितने लोगों को जी 100, हाँ जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन जो वैक्सीनेशन हो गया, वाइड स्प्रेड हुआ सर। तो क्या वो वैक्सीनेशन जो कोरोना के लिए या डेल्टा वेरिएंट के लिए कारगर था, वो ओमिक्रॉन के लिए भी कारगर है? ओमिक्रॉन को भी रोक पाएगा, या ये जो इसमें सरफेस में चेंज आया है प्रोटीन का, उसकी वजह से उसकी सरफेस को भेदन उसका नहीं कर पाएगा ये हमारा जो वैक्सीनेशन है वो? सर, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उनमें ये बताया गया कि डिस्पाइट ऑफ जो दोनों वैक्सीन जिनको दिया गया उसके बावजूद लोग उससे इन्फेक्ट हुए जी। लेकिन अपन एक चीज पे इस पे ध्यान दें कि सबसे पहली बात, उन लोगों में किसी में भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी जी। जो इंडिया का अपना, इवन खासकर अपने जयपुर का जो अपने पास डाटा है, तो वो पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ रहे, उन पेशेंट्स को इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए जैसे कि डेल्टा वेरिएंट पे हम लोग देखने मिले थे। तो ये हम बड़ी ही दृढ़ता के साथ में कह सकते हैं कि जी हाँ, वैक्सीनेशन के बावजूद ओमिक्रॉन हो सकता है, लेकिन वो जो इन्फेक्शन होगा वो जानलेवा हो, इसके आसार बहुत कम हैं। और इन्फेक्शन जो होगा वो हो सकता है कि सिंपल एक सर्दी जुकाम की तरह या हाथ पैर दुखने की तरह सामने आए, लेकिन उस कारण से मरीज की जान पे बनाए, मरीज अत्यधिक जो कहें उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाए, इसके चांसेस वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद में काफ़ी कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन से भी आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है उस पर्टिकुलर बीमारी से या वायरस से लड़ने के लिए? जी सर। जी सर। तो मेरा कहना है कि मान लो ओमिक्रॉन अपना कुछ रूप बदल के आ गया। जी सर। और हो सकता है आपके इम्यून सिस्टम को उसको पहचानने में टाइम लग रहा है। जी सर। इसलिए एक बार आप इन्फेक्ट हो गए, पर दी मोमेंट वो उसको पहचान लेता है, तो वैक्सीनेशन है जो इम्यून सिस्टम में जो कुछ इंजेक्ट किया है वो फिर लड़ लेता है मेरे ख्याल से इससे। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस बेसिकली वायरस तो वही है, कुछ स्पाइक प्रोटीन का जो डिफरेंस आया है वही इसको अलग बनाता है। तो जो पहले अपना वैक्सीनेशन अपना हुआ है और वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी या वैक्सीन के द्वारा जो प्रदान की गई एक जो प्रतिरोधी क्षमता है, वो कोरोना वायरस से भी, ओमिक्रॉन वायरस से भी लड़ने के लिए हमें उतनी ही ताकत प्रदान करती है। तो इन केस अगर इन्फेक्शन होता भी है तो भी उस इन्फेक्शन का हमारे बॉडी के ऊपर ज़्यादा असर नहीं आएगा और हम बहुत आराम से उस इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। बहुत साधारण भाषा में बात कहूँ मैं आपसे, आम आदमी की भाषा में, तो जैसे वो वायरस रूप बदल रहा है, ऐसे हमारा इम्यून सिस्टम भी उसके अकॉर्डिंग रूप बदल लेता है।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इम्यून सिस्टम जो है वो इसीलिए बना है कि चेंजेस के साथ साथ में जिस तरीके से वायरस और जिस तरीके से नए बैक्टीरियाज अपनी बॉडी में आते हैं, वो उन्हीं के अनुसार अपने आप को मॉडिफाई करके, अपने आप को बदलाव करके शरीर का बचाव करता है। तो हम ये बिल्कुल आशा कर सकते हैं, और ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है कि जैसे जैसे वायरस अपने आप को चेंज करेगा, कुछ समय इनिशियल फेज में हमें परेशानी हो सकती है, लेकिन शीघ्र ही बॉडी उससे लड़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता तैयार कर लेती है। और इसी दौरान जो हमारे वैक्सीनेशन है वो इसको बल प्रदान करते हैं, और जो हम एक कोविड अनुरूप व्यवहार जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर की सामाजिक दूरी को बनाए रखना, साफ सफाई रखना, ये चीज़ें हमें बचाती हैं, और इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को मौका देती हैं कि वो अपने आप को इस तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार कर सके। तो वो जो कोरोना वायरस के फैलने से, संक्रमण को बचाने के लिए जो एहतियात हमको बरतने थे वो तो बरतने ही है। जी सर। ओमिक्रॉन आ जाए या किसी और रूप में भी कोरोना वायरस आ जाए, कोई नया डेल्टा वेरिएंट नहीं, कोई और सा वेरिएंट, गामा वेरिएंट हो जाए, कोई और वेरिएंट हो जाए, बीटा वेरिएंट हो जाए, कोई भी नाम से आ जाए, वो किसी भी तरह बदल के, लेकिन हमें वो एहतियात रखने पड़ेंगे। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, हाथ बार बार धोएं, हाथ कम से कम मिलाएं, हाथ जोड़कर ही अभिवादन करें। जी सर। और एक दूसरे की सांस में सांस ना आने जाने दें, तो मेरे ख्याल से काफी हम बचाव कर पाएंगे, और इसमें तो बचाव ही सबसे बढ़िया इलाज है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगर हो भी जाता है ओमिक्रॉन, अगर आपको वायरस से संक्रमण हो जाता है, तो भी मेरा मानना भी है, डॉक्टर साहब भी सहमत हैं, डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं इस बात को, कि हमारे अंदर अगर इंजेक्शन लगा हुआ है, अगर हमारे यहाँ हमें वैक्सीनेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसकी मारक क्षमता को खत्म कर देगा, घातक क्षमता को खत्म कर देगा, और उससे निपटने के लिए शरीर को वो तैयार कर देगा। इसलिए डर और घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं है तो निश्चित तौर पे हमको डरना भी चाहिए, घबराना भी चाहिए, और वैक्सीनेशन के लिए जाना भी चाहिए। दोनों डोज होने चाहिए, इसमें कोई कोताही ना बरतें। आज ओमिक्रॉन आया है, कल हो सकता है कोई नया रूप लेके ये वायरस फिर आ जाए, तो फिर हमारा शरीर लड़ने के लिए तैयार है। ये इंतजाम करना बहुत जरूरी है, और वो सारे एहतियात तो रखने ही है, रखने। डॉक्टर साहब, मैं कह रहा था कि बहुत सारे लोगों में ये देखा कि उन्होंने कोरोना पर तो विजय प्राप्त कर ली, उसके 2-4 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। किसी के फेफड़े जवाब देते हैं, किसी के खून के थक्के बनने लग जाते हैं, चाहे वो दवाइयों का इफेक्ट है, चाहे वो कोरोना का इफेक्ट है। कुछ तो कुछ मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों में इनको कोरोना हुआ, विन ओवर कर लिया उन्होंने, पर 2-4 महीने बाद ही यंग एज में लोग चले गए। हाँ सर, ये जो आपने सवाल पूछा, बिल्कुल बहुत सही ये नोटिस किया गया, ये स्टडीज में भी आया, जिसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है। ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम सर बेसिकली 2-3 कारणों से विशेषता हुआ। पहली बात तो ये कि जो कोरोना के दौरान अपने आप को, बॉडी को जो स्ट्रेस हुआ, और जो वो फेज रहा जिसमें ऑक्सीजनेशन कम रहा, जिसमें लंग डैमेज हुआ, तो उस कारण से कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस अपने फेफड़ों के स्ट्रक्चर में भी आए और पूरी बॉडी में भी आए। जी। कोरोना के बाद में पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस, या एक तरीके से फेफड़े की जो लचीलापन या उसकी जो इलास्टिसिटी है उसका कम हो जाना, एक बहुत कॉमन सिम्टम अपन ने नोटिस किया। सभी डॉक्टर्स ने, सभी लोगों ने इस बारे में बात करी। जो फेफड़े डैमेज है उसके बाद में उनको सांस की तकलीफ लगातार बने रहना, फेफड़ों में दर्द होना, थोड़ा चलने के बाद में अचानक सांस फूल जाना, और जो लोग काफ़ी दिनों तक ऑक्सीजन पे रहे उनको डिस्चार्ज होने के बावजूद, वहाँ छुट्टी होने के बावजूद भी ऑक्सीजन की लंबे समय तक ज़रूरत रही। तो एक तो ये जो चीज़ थी, इसने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी कमज़ोर किया, उसमें सुपरइम्पोज इन्फेक्शंस, और इसके अलावा और भी कई कारण रहे, जिसमें कई बार अंडरलाइंग डायबिटीज़ थी, वो अनकंट्रोल्ड हो गई। दूसरी बात सर, जो पेशेंट मिडिल एज पेशेंट्स थे, कई बार उनको उस दौरान जो पहले दवाइयाँ चलती थीं, कई बार वो भी डिसकंटिन्यू कर दी गई या डिसकंटिन्यू करनी पड़ी बिकॉज ऑफ मेडिकल कंडीशंस। तो हमने ये देखा है कि हार्ट अटैक के जो कि रेट थे वो भी काफ़ी बढ़ गए। इस दौरान मायोकार्डाइटिस या हृदय की मांसपेशियों की समस्याएं भी काफ़ी सामने आई। तो इन सब चीज़ों ने मिलकर के कोरोना से जंग जीतने के बावजूद कुछ लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, और कुछ केसेस में ये दुखद बात देखी गई कि साहब उनकी असमय मृत्यु भी हुई, डिस्पाइट कि उन्होंने कोरोना को जीत लिया था। डॉक्टर साहब, ये डेंगू भी काफ़ी फैला है इस वक्त। जी सर। और डेंगू के तो खूब मरीज आ रहे हैं, और उसमें क्या वजह लगती है आपको डेंगू फैलने की? देखिए सर, जैसा हम जानते हैं कि डेंगू एक
फ्रेश वाटर या फिर साफ पानी में पैदा होने वाला एक वायरस है, जो कि वहाँ पे एडीज़ मॉस्किटो के द्वारा मतलब बेसिकली एक साफ पानी में पनपने वाले मच्छर जो हैं एडीज़, वो उसको फैलाते हैं। तो इस बार की जो अच्छी बारिश हुई वो एक अपने आप में उन्होंने बारिश ने जगह जगह पे पानी के इकट्ठा होने के लिए एक इस तरह की कंडीशंस को पैदा किया, और इस कारण से डेंगू वायरस का जो प्रकोप है वो इस दौरान हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर जगह डेंगू वायरस के केसेस आए, और इस बार इन केसेस के अंदर डेंगू वायरस का जो प्रकोप था वो बहुत ज़्यादा रहा। इसके अलावा इस बार ये प्लेटलेट्स जो इसकी कमी थी वो भी बहुत ज़्यादा हुई, लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो अच्छी बारिश, पानी का जमाव और मच्छरों की बहुतायत, ये अपने आप में तीनों कारणों ने मिल करके डेंगू को इस बार एक बड़ी विकट समस्या के रूप में हमारे सामने पैदा किया। सामान्यतः प्लेटलेट्स कितने होने चाहिए? 1.5 लाख? सर ज़्यादातर प्लेटलेट 1.5 से लेके 4.5 लाख तक हमसे नॉर्मल रेंज में मानते हैं। यूजुअली 2 लाख से ऊपर हमें प्लेटलेट मिलते हैं एक हेल्दी पर्सन के। ये प्लेटलेट्स खून का थक्का जमाने का काम करते हैं? जी सर, प्लेटलेट जब भी अपने कहीं भी खून की नसों के अंदर जब कोई कट लगता है, उसकी एंडोथीलियल जो एक बहुत चिकनी परत होती है जो कि ब्लड को जमने नहीं देती किसी भी नली के अंदर, खून की नली के अंदर, तो जब वो नली की जो वो परत डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको इमीडिएट प्लग बना करके उसको सील करने का काम प्लेटलेट्स का होता है। तो जब ये संख्या कम होती है तो ऐसी कंडीशन में खून रिसने के जो चांसेस हैं, हाँ, कहते हैं नाक से खून बहता है तो बहता ही रहता है, फिर जी मुंह से जमा खून आ रहा है तो आ रहा ही है। जी सर, जी वो उसी वजह से प्लेटलेट्स कम होने की वजह से होता है। जी सर, जी सर। तो प्लेटलेट्स एक्सटर्नली चढ़ाए जाते हैं? जी सर, बाहर से। तो क्या ब्लड ग्रुप देखना पड़ता है? सर इसमें ब्लड ग्रुप से हम मैच करके सिंगल डोनर प्लेटलेट चढ़ाते हैं। 2 प्रकार के प्लेटलेट्स डोनेशन होता है। यूजुअली तो आरडीपी होता है जिसे रैंडम डोनर प्लेटलेट कहते हैं। वो तो ऑलरेडी जो ब्लड कलेक्ट किया, चाहे वो कैंप में हुआ चाहे वो स्वैच्छिक रक्तदान करके करते हैं या किसी रिप्लेसमेंट डोनर में करते हैं, ठीक, तो उससे आइसोलेट होता है। और दूसरा जो सिंगल डोनर प्लेटलेट होता है वो यूजुअली फ्रेशली आइसोलेटेड होता है। इसमें जो मैचिंग जो ब्लड ग्रुप वाला आदमी होगा पेशेंट के, वो अपना ब्लड डोनेट करता है, उसी से हम इस प्लेटलेट सेपरेट करते हैं, सेपरेट कर निकालते हैं। जी सर, सेपरेट कर निकालते हैं और फिर उससे को अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं। प्लेटलेट प्लाज्मा एक ही चीज है? नहीं सर, प्लाज्मा बेसिकली ब्लड का वो पार्ट है जिसके अंदर कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं और इसके अलावा एंटीबॉडीज भी होती हैं। बट जो प्लेटलेट्स हैं वो एक अलग ही कंपोनेंट है जिसके अंदर मेनली प्लेटलेट ही होते हैं। बाकी प्लाज्मा तरल पदार्थ होता है, वो डेफिनेटली उसके साथ में चलता है। दैट्स व्हाई हम ग्रुपिंग करते हैं। जी जी, प्लाज्मा तो शायद फ्रीज करके भी रखा जा सकता है साथ? जी सर, जी सर, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं वो। जी सर, जी सर, जब खासकर जब -27 डिग्री सेल्सियस पर फ्रिज में रखा जाता है, बर्फ के टुकड़े जैसा हो जाता है। जी सर, जी सर, जो उसको मेल्ट करते हैं सामान्य तापमान पे लाके, बिल्कुल मैच करके फिर चढ़ाते हैं। जी सर, जी। क्या डेंगू में वो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी चढ़ाया जाता है? डेंगू के अंदर जो ज्यादातर लोग होते हैं वो तो यूजुअली बुखार लेकर के आते हैं, हाथ पैर दर्द होना, बुखार होना। कुछ परसेंटेज केसेस के अंदर प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं तो वहां पे अपन प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं। लेकिन जब डेंगू बिगड़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में DIC या डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन नाम से एक समस्या आती है जी, या डेंगू शॉक सिंड्रोम आता है। ये बेसिकली एक तरीके से जब डेंगू सीरियस कंडीशन में या सीरियस रूप ले लेता है तब अपन कहते हैं। ऐसे में खून पतला होना चालू हो जाता है, डिस्पाइट के प्लेटलेट 40,000 50,000 की रेंज में, लेकिन मरीज का खून जगह जगह से निकलना चालू हो जाता है। तो उसमें जो खून को जमाने वाले तत्व हैं वो आपके कम पड़ जाते हैं, वो इतने कारगर नहीं रहते हैं, इसलिए खून का रिसाव चालू हो जाता है जी। ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली इन समस्याओं के अलावा किडनी की समस्या, इनके सांस की समस्या और भी अन्य समस्याएं के रूप में सामने आते हैं, यानी कि मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन के रूप में सामने आते हैं। तो उसमें डेफिनेटली एक पार्ट जो होता है वो आपका FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के द्वारा से उसको किया जाता है, जिससे कि जो खून ज़्यादा पतला हो गया है, चाहे वो मल द्वार के रास्ते आ रहा हो या उल्टी के रास्ते आ रहा हो, तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उस रिश्ते हुए खून को रोका जा सके। और फ्रेश ब्लड भी चढ़ा सकते हैं? जी सर, फ्रेश ब्लड भी, अगर ब्लड कम हो गया तो उस कंडीशन में उसको भी रिप्लेस करना होता है। फ्रेश ब्लड जो होता है यूजुअली, क्योंकि उसके अंदर अपन मान के चलते हैं कि इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे क्योंकि फ्रेशली आइसोलेटेड है, तो वो भी यहाँ पे सहायक होता है। जी सर, अगर प्लाज्मा अवेलेबल ना हो। जी, डेंगू की क्या मोर्टेलिटी रेट का क्या अंदाजा है?
कुछ ज्यादा होती सर है? डेंगू की मोर्टेलिटी रेट इतनी ज्यादा नहीं होती, जी। लेकिन अगर केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो डेफिनेटली उस केस में टाइम से केयर नहीं हो तो शायद मेरे जी ख्याल सर, टाइम से केयर ना हो, टाइम से जांच ना हो, हाँ, प्लेटलेट्स दवा ना ना हो। चढ़ाए जाएं। जी, जी। और क्योंकि इसमें जो है ये बुखार के साथ में यूजुअली पेशेंट आता है पहले, तो यूजुअली मरीज उस चीज को सिंपल बुखार मान लेता है और हॉस्पिटल तक आते आते कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं। तो समय पे जांच और समय पे इलाज जो है डेंगू के अंदर अपने को बचाता कैसे है। फर्क करे आदमी वायरल इन्फेक्शन में और डेंगू के बुखार में? कैसे, क्या देखिए लक्षण सर, फर्क है? डेंगू का बुखार जो होता है एक सिंपल वायरल बुखार, जो अभी मान लीजिए सर्दी खांसी जुकाम जो चल रहे हैं, यूजुअली मरीज को इसके साथ में गले में खारा, छींकें आना, सर दर्द होना रहता है। लेकिन डेंगू के अंदर हाई ग्रेड फीवर आएगा, अलॉन्ग विद दैट आपको हाथों में, पैरों में, कमर में, सर में तेज दर्द होता है। यूजुअली 3 से 4 दिन तो मरीज को समस्याएं रहती हैं, 5वें 6वें दिन आते आते बुखार तो उनका काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन प्लेटलेट जो है संख्या वो अपने को उसी समय काफ़ी कम मिलती है। 5 दिन कम हो जाती है काफी। जी सर, 5वें 6वें दिन आपको प्लेटलेट की समस्या, प्लेटलेट की संख्या काफ़ी कम मिलती है। तेज बुखार हो तो माने कि डेंगू हो सकता है, जी सर में सर, दर्द जी हो सर, ये जो और शरीर में दर्द हो। जी सर, जो ये खासकर बारिश के आसपास का समय है, इस दौरान डेंगू और मलेरिया दो ही जो बीमारियां हैं वो अपना प्रकोप दिखाती हैं। क्या फर्क है डेंगू मलेरिया में? सर मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम से एक जीव करता है, और डेंगू जो है वो डेंगू वायरस करता है। एक तो वायरस जनित है, एक आपकी बैक्टीरिया जनित है, पैरासाइट जनित है, या इसको अपन प्रोटोजोआ जनित परजीवी कहेंगे। तो इसमें जो मलेरिया है वो बेसिकली, हालांकि उसका भी ट्रांसमिशन मच्छर से ही है, लेकिन उस कंडीशन में मलेरिया के अंदर अपने को 2 प्रकार के जो कॉमनली इंडिया मिलते हैं, वाइवेक्स और फैल्सिपरम नाम से 2 मलेरिया अपने को मिलते हैं। उनके लिए बिल्कुल दवाइयाँ बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो इलाज जो होता है वो आपका मलेरिया का बिल्कुल डिफरेंट रहता है। डेंगू सिम्टम से कैसे? सिम्टम में सर यूजुअली ठंड लग के बुखार आना, और बुखार जब उतरता है तो जी सर, उनके साथ पसीना आता है, बहुत उतरता है जो बुखार, तो साथ में जबरदस्त पसीने के रूप में मरीज लेके आता है। जबकि जब डेंगू वाला जो बुखार होता है, यूजुअली इसके अंदर तेज बुखार के साथ हाथ पैर बहुत ज्यादा दुखते हैं। मरीज कहता है मेरा सर दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर दुख रहे हैं। उधर तेज बुखार और उसके साथ में जब भी बुखार उतरता है तो पसीना आता है। कई बार एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आ रहा होता है। तो मलेरिया जी, मलेरिया के अंदर तो मलेरिया का बुखार और डेंगू के बुखार में जो है वो बेसिकली फर्क इतना ही है कि डेंगू के बुखार के साथ में आपको शरीर में दर्द ज्यादा होगा, और मलेरिया के बुखार के साथ में आपको या तो उसके अंदर एक दिन छोड़ के एक दिन का बुखार मिलेगा, या तेज बुखार लगेगा लेकिन साथ में पसीना, जैसे बुखार उतरेगा बहुत जबरदस्त पसीना आएगा। इसे कहते हैं फीवर विद लाइसिस, फीवर कम डाउन विद लाइसिस। और इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन है वो फिर यूजुअली डेंगू 3-4 दिन तक तो तेज बुखार आता है, फिर बुखार कम होने लग जाता है। मलेरिया का वेरिएशन रहता है, कई बार मरीज को बुखार लंबा चलता है, लेकिन हाँ, जब जांच जो होगी वही अपने को बता पाएगी कि मरीज जो है इस समय डेंगू बुखार से पीड़ित है या मलेरिया से पीड़ित है, और उसी आधार पर अपने यहाँ तो सामान्य है कि बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल ले लो, कोसीन ले लो, जिसको कोसीन नाम दे रखा है हमने। जी सर, जी सर, वो ले लो और बुखार उतर जाता है तो लोग संतुष्ट हो जाते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर चढ़ जाता है। तो ये जो करते हैं घर के डॉक्टर बन के लोग, इसके क्या इफेक्ट है सर? इस देखिए, इमीडिएट ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली जो आपको सिम्टम रिलीफ करता है वो तो मस्ट है। पैरासीटामोल तो लेनी जी, है। पैरासीटामोल तो आपको लेनी है, और कोई भी बुखार हो, चाहे वो डेंगू का बुखार हो चाहे मलेरिया का हो, तो पैरासीटामोल और रेस्ट और तरल पदार्थ, ये तो 3 एक बेसिक स्टेप हैं, बेसिक जो कहें घरेलू। पर इससे रोग से नहीं लड़ते ये, लेकिन ये रोग से नहीं लड़ पाएंगे, दवा नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने जो निकट से जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां जाकर के एक बार डॉक्टर से अपनी जांच करवाएं, और जो भी डेंगू या मलेरिया जो भी अपने को बीमारी पाई जाती है उसका उचित इलाज, चाहे वो घर पे दवाई देके हो चाहे वो हॉस्पिटल एडमिट करके हो, वो करवाएं, ताकि अपन ज़्यादा बीमारी बिगड़ने पर अपने को ज़्यादा समस्याएं ना हो, और टाइमली अपन इसको ट्रीटमेंट करा करके अपने आप को बीमारी से मुक्त कर सकें। तो आज हमने बात की डॉक्टर अनिल पंवार से कोरोना वायरस पर, डेल्टा वेरिएंट पर, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर, कैसे वेरिएंट नए नए आ रहे हैं, नए नए आएंगे, बॉडी कैसे अपने आप को उनसे लड़ने के लिए तैयार करेगी, कौन घातक है, कितना घातक है। साथ में हमने बात की डेंगू पे, मलेरिया पे, डेंगू और मलेरिया में क्या फ़र्क है और कैसे इसका इलाज कराना चाहिए। ये तो लंबा सिलसिला है बीमारियों का। हेलो डॉक्टर में हम लगातार बातचीत जारी रखेंगे, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और नए विषय पे बात करेंगे, नई बीमारी को लेकर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों से मुखातिब हुए। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।